मैं अश्विनी दुबे। कल हम सब लोग मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को उसमें मैट्रिक्स में कई सारी जो प्रॉपर्टी थी उनके बारे में हम सब लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आपको हमने बताया था कि कितने नंबर ऑफ मैट्रिसेस बनते हैं, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, है ना। इसके बारे में कल हम सब लोग डिस्कस किए थे। आज हम सब लोग जो डिस्कस करने चल रहे हैं वो है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, मतलब कितने नॉन ट्रिवियल एंट्रीज होती हैं, उनके बारे में हम सब लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, बात इसकी कर लिया जाए। देखिए, जो हमारा अगला टॉपिक है मैट्रिक्स का वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, तो आप सब लोग कुछ तो जानते होंगे डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स कहने मतलब ये हो गया कि जैसे इसका नाम है वैसे इसमें मैट्रिक्स होती है। कहने मतलब ये हो गया कि जो मैट्रिक्स हमारी होनी चाहिए उसमें मेन डायगोनल्स के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। कहने मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए हमारा कोई मैट्रिक्स है ए, कैसा है, ए आई जे के फॉर्म का है, और मैट्रिक्स हमारा क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में। ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना, ये हमने कल भी आपको बताया था कि जो मैट्रिक्स होता है वो स्क्वायर के फॉर्म का होता है। अगर स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है तो आप क्या है, वो उसका डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब उसमें आप डायगोनल बता ही नहीं सकते हैं कि इसका डायगोनल क्या होगा। तो डायगोनल का डिस्कशन करने से पहले आपकी मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कोई ये मैट्रिक्स दिया गया है, अब इसमें ऑर्डर सेम है, मतलब n बाई n ऑर्डर का है, इसका मतलब एक मैट्रिक्स ऐसी है स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये कब डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाएगा, जब क्या हो जाए, ए आई जे नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए। कब नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए, जब आई इक्वल टू क्या हो जाए, जे हो जाए। जब आई इक्वल टू जे हो जाए तो यहाँ पे मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या हो, नॉन जीरो हो। और ए आई जे इक्वल टू अगर जीरो हो जाए, ये कब जीरो हो जाए, जब आई नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसको हम सब लोग क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जहाँ पे आई क्या होता है आपको बताया गया है, आई को हम रो कहते हैं और जे को क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, है ना, ये तो कहा जाता है। और इनका रिप्रेजेंटेशन हम सब लोग कैसे कहते हैं, कैसे किया जाता है, तो वो होता है डायग, ऐसे लिख दिया जाता है DIAG, और ये क्या ऐड कर दिया जाता है ए, इसको कहा जाता है डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक, तो डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपका दिया गया इस तरह से A 0 0 0 B 0 0 0 C, तो ये जो मेन डायगोनल एलिमेंट हैं, मेन डायगोनल के एलिमेंट क्या है आपके, नॉन जीरो, नॉन जीरो है, और इसके अलावा जो एलिमेंट है सारे क्या है, जीरो है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिए क्या प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, जब आई और जे इक्वल हो जाए, आई और जे इक्वल होने का मतलब आई बन जाए या जे बन जाए, तो आई इक्वल टू 1 रखोगे तो ए 1 1 होगा, तो ए 1 1 हो गया, ए 2 रखोगे तो ए 2 2 हो गया, ये क्या बन जाएगा, ए 3 हो जाएगा ना। और इसके अलावा अगर इक्वल ना हो, जैसे 2 1 है या 1 2 है, ए 1 2, तो ए 1 2 आपको क्या है, जीरो है, ए 2 1 क्या है, जीरो। इसका मतलब अगर इक्वल हो जाता है रो और कॉलम, तो वहां पे जो आपकी मैट्रिक्स बनती है, रो और कॉलम अगर इक्वल हो जाता है तो वो एलिमेंट आपका नॉन जीरो होना चाहिए, और अगर इक्वल नहीं होता है रो और कॉलम तो वो एलिमेंट आपका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक भैया, इससे मान लेते हैं ये बना ही लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे जो एंट्रीज होती है, एंट्रीज आप देख रहे हैं ना, ए कामा बी कामा सी, ये कहाँ से है, सपोज दैट मान लेते हैं ये किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन से। तो जो एंट्रीज होती है ए बी सी, इन्हीं को हम सब लोग कहते हैं नॉन ट्रिवियल एंट्रीज। इसका नाम क्या है, नॉन ट्रिवियल एंट्रीज, नॉन ट्रिवियल एंट्रीज। ठीक, इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी को दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी कहा जाता है। एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इनका दूसरा नाम क्या है, एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट।
तो ये आपका क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। मतलब अगर आपको डिफिनेशन लिखना है तो क्या कहेंगे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल ए आई जे ऑर्डर ऑफ एन बाई एन ऑफ ऑर्डर एन बाई एन इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल आई इक्वल टू जे देन ए आई जे नॉट इक्वल टू 0 एंड आई नॉट इक्वल टू जे देन ए आई जे इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स की डिफिनेशन हो जाएगा। फिर ये पूछता है कि बताइए कि डायगोनल मैट्रिक्स में कितने एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहने का मतलब ये हो गया कि उसमें कितने नॉन ट्रिवियल एंट्रीज होती है ना। तो नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी होती हैं वो बात कर लेते हैं। तो पहले हम बनाते हैं एन ऑर्डर की मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स बना लेते हैं एन ऑर्डर की, वो क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया जाए। अब वहां पे देखते हैं कि डायगोनल एलिमेंट को कैसे लिखा जाता है ना। देखिए जैसे आपका एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ए इक्वल यहाँ पे कर देते A11 0 0 डॉट डॉट 0 0 A22 0 डॉट डॉट 0 0 0 A33 डॉट डॉट 0, फिर यहाँ पे भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी क्या हो जाएगा, AN हो जाएगा क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है n बाई n। ठीक, अब यहाँ भी जैसे अगर पूछ ले कि बताइए कि इसमें कितनी एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगी, तो अगर कल का कुछ भी कांसेप्ट अगर आपको थोड़ा मोड़ा याद होगा तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि इसमें कितने एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कितने एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, इतने तो हैं और इनका नंबर कितना है n है। तो अगर यहाँ पे पूछा जाए द नंबर ऑफ एलिमेंट, द number of essential arbitrary constant या वही लिखते हैं the number of element in diagonal matrix, diagonal matrix कितना बन जाएगा, इसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे, ये कहने मतलब ये हो गया कि मैट्रिक्स का जितना ऑर्डर होगा वही क्या हो जाएगा, उसमें टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट या नॉन जीरो एलिमेंट भी आप कह सकते हो, यहाँ पे भी आप जोड़ सकते हो आप नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो एलिमेंट। ठीक है, देखो हमने आपसे बताया था कि इनको हम एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी कहते हैं या फिर इनको हम चलो क्या कहते हैं, ट्रिवियल एंट्री दिखाए। अब जैसे बात होती है कि जो डायगोनल मैट्रिसेस हैं इनका नोटेशन कैसे किया जाता है, तो मान लेते हैं कि इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं जो यहाँ पे हमने A1 A2 A22 A33 लिखा है, ये भी हम क्या कर देते हैं इस टाइप से लिख देते हैं। यहाँ कर देते हैं क्या D1 D2 D3 और यहाँ पे बीच में कर देते हैं DI और ये कर देते हैं DM। ठीक, ये क्या है मान लेते हैं डायगोनल एंट्रीज हैं इनके, इनको हम चलो नोटेशन में कैसे देंगे, ये क्या लिखेंगे, डायग ऑफ किसका टैग लिख रहे हैं D1 D2 D3 डॉट डॉट, ये क्या है D है। ये क्या हो जाता है, एक नोटेशन फॉर्म होता है किसका, डायगोनल मैट्रिक्स का। मतलब अगर पूछा जाए तो इनको डिनोट कैसे करते हैं, इनको हम डिनोट कैसे करते हैं, डायग ऑफ या मतलब डायगोनल ऑफ D1 D2 D3, यही क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स होता है। क्योंकि इसके अलावा जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो क्या होती हैं आपकी जीरो हो जाती हैं। तो आप इनको शॉर्ट कट में इनका जो नोटेशन आप इस तरह से भी लिख सकते हो, या इनको आप लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाई इनको हम कैसे डिनोट करते हैं, A इक्वल टू डायग ऑफ D1 D2 D3 डॉट DN। ठीक है ना। नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज भी आपको पता चल गया, इसमें कितने नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज होते हैं, n होते हैं। अब आगे चला जाए, चलिए अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। देखिए
जैसे अभी आपसे पूछ लिया जाए कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए या किन्हीं दो डायगोनल मैट्रिक्स को ऐड किया जाए या किन्हीं दो डायगोनल मैट्रिक्स को प्रोडक्ट किया जाए, है ना, तो उसके बिहेवियर पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी बात करते हैं। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। लिखेंगे लेट A and B are two diagonal matrix, या मैट्रिसेस, टू डायगोनल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n and k be any number, k क्या है यहाँ पे, कोई नंबर, k be any number, then पहली प्रॉपर्टी हमारी, अगर हम क्या करते हैं कि k में किसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a मीन्स, अभी तो हमने आपको शॉर्टहैंड में लिख के बताया था a मीन्स क्या होता है ना। तो a को अगर शॉर्टहैंड में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, चलिए मान लेते हैं जो हमारा a है वो क्या है आपका डायग ऑफ a1 कामा a2 कामा a3 कामा डॉट डॉट an है एंड b क्या कर लेते हैं, b इक्वल टू लिखते हैं डायगोनल एलिमेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ, क्या कर सकते हैं इनको मान लेते हैं b1 कामा b2 कामा डॉट डॉट bn। अब इसमें अगर किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारी कि a, तो हमारा a क्या है डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ की, ठीक। तो अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा कि आप डायगोनल, किसका डायगोनल कर रहे हैं मैट्रिक्स A का, A1 कामा A2 कामा A3 डॉट डॉट कहाँ तक जा रहे हैं an तक जा रहे हैं। इसमें जब हम k से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये k क्या होता है, ये अंदर में जाके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब ये क्या बन जाएगा डायगोनल ऑफ कि A1 कि A2 कि A3 कामा डॉट डॉट कि an बन जाता है, ठीक। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एलिमेंट क्या हो जाता है डायगोनल मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट हो जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम दो डायगोनल मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं तो वो एलिमेंट क्या होता है उनके करस्पॉन्डिंग डायगोनल एलिमेंट से ऐड हो जाता है, मतलब a इक्वल आपका क्या है डायगोनल ऑफ a1 कामा a2 कामा a3 डॉट डॉट कामा an, ये ऐड हो रहा है किसके साथ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ b1 कामा b2 कामा b3 डॉट डॉट कहाँ तक जाना है bn। तो ये क्या होंगे इन्हीं करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो ऐसे ऐड हो जाएंगे, मतलब ये बन जाएगा डायगोनल ऑफ a1 प्लस b1 कामा a2 प्लस b2 कामा a3 प्लस b3 कामा डॉट डॉट an प्लस bn हो जाता है। मतलब अगर आपको क्या करना है दो डायगोनल मैट्रिक्स को ऐड करना है तो आप क्या करेंगे उनके करस्पॉन्डिंग डायगोनल एलिमेंट को आपस में ऐड कर लेंगे, वही दो डायगोनल मैट्रिक्स का क्या हो जाता है एडिशन हो जाता है, ठीक। अब हम सब लोग चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पे, अगर दो डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किया जाता है तब क्या होता है। प्रॉपर्टी नंबर 3, दो मैट्रिक्स हैं डायगोनल उनको आप प्रोडक्ट करेंगे, इसका मतलब क्या कह रहा है डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ a1 कामा a2 कामा a3 कामा डॉट डॉट आपका हो जाएगा an, इनका प्रोडक्ट किसके साथ कर रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ b1 कामा b2 कामा b3 डॉट डॉट bn,
तो इसमें भी वही होगा, इनके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ A1 B1 A2 B2 A3 B3 डॉट डॉट, और ये बन जाएगा A है B। ये हो जाएगा दो डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो जाएगा। एक कंडीशन और है, अगर हम किसी मैट्रिक्स को बार बार डायगोनल मैट्रिक्स उसी डायगोनल मैट्रिक्स से क्या करें मल्टीप्लाई करें तो उसका नेचर कैसे होता है देख लीजिए। प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी नंबर 4, जैसे ये दिया गया है, हमसे पूछ ले चौथी प्रॉपर्टी, अगर उस डायगोनल मैट्रिक्स का हम क्या करें m टाइम्स प्रोडक्ट करें उसी का, तो ये क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है डायगोनल ऑफ, किसका हो जाएगा, तो इसमें जो एलिमेंट रहेंगे उन पे सब पे क्या हो जाएगा पावर m लग जाएगा। A2 पावर m, A3 पावर m डॉट डॉट an पावर m बन जाएगा। मतलब हमको कुछ करना नहीं है, क्यों इतना ही करना है कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट हैं जितनी पावर दी रहेगी उतना हम उससे क्या करेंगे बढ़ाते चले जाएंगे, जहां पे m क्या है, m बिलोंग टू द नेचुरल नंबर। m कहां से बिलोंग करेगा, आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होगी आपके डायगोनल मैट्रिक्स की। अब इसी से रिलेटेड हम सब लोग एक क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, ये समझ गए ना, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, समझ गए होंगे क्योंकि ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। चलिए देखिए क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कि हम सब लोग इसकी प्रॉपर्टी को कैसे क्वेश्चन में यूज करेंगे उसकी बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, हाउ मेनी डायगोनल मैट्रिसेस, हाउ मेनी डायगोनल मैट्रिसेस, मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि कितने नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स बनेंगे ऑफ ऑर्डर n which satisfy the, क्या करना है, which satisfy satisfying कर देते, satisfying the, क्या करना है, 1 पावर 5 इक्वल टू a स्क्वायर, ये दिया। ठीक, मतलब आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ डायगोनल, यहाँ पे मैट्रिक्स होता हमने एलिमेंट लिख दिया था, कितने नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस बनेंगे ऑर्डर n के जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, मतलब a की पावर 5 इक्वल टू a स्क्वायर को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है ना, समझ रहे, कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझ लीजिए। हमको क्या करना है, बताना है नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस कितने होंगे जो 1 पावर 5 इक्वल टू a स्क्वायर की कंडीशन को फॉलो करता हो। ठीक, तो अभी हमने आपसे बताया था कि डायगोनल मैट्रिक्स का नोटेशन कैसे होता है, अभी तो चर्चा हुई थी, उसी चर्चा को फिर करते हैं। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। हम मान लेते हैं कि जो हमारा a है वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ, सपोज दैट मान लेते हैं A1 A2 A3 डॉट डॉट, यहाँ पे Ti डॉट डॉट, यहाँ पे क्या कर देते हैं an, क्योंकि आर्डर कितना कह रहा है ये n आर्डर की बात कर रहा है। ठीक, अब इसमें क्या करना है, a की पावर 5 करना है,
तो अभी हमने आपसे बताया था ना कि a की पावर m करने पर क्या होता है, हर एलिमेंट की पावर m करते चले जाते हैं। वैसे यहाँ हम क्या करेंगे, a की पावर 5 है या a स्क्वायर है, तो हम सब लोग क्या कर देंगे, हर एलिमेंट पे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। जैसे यहाँ से हमको क्या निकालना है, a स्क्वायर निकालना है, तो a स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर, a3 स्क्वायर डॉट डॉट ai स्क्वायर डॉट डॉट an स्क्वायर, ये तो होगा। या a की पावर 5 की बात कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा a1 पावर 5, a2 पावर 5, a3 पावर 5 डॉट डॉट ai पावर 5 कामा डॉट डॉट an पावर 5 बनेगा। कंडीशन क्या दिया है, दिया है कि जो a पावर 5 है वो क्या है, a स्क्वायर के इक्वल। तो हम इनमें एक कॉमन एलिमेंट लेके चलते हैं। कॉमन एलिमेंट मतलब क्या हो गया, हम इनको क्या दिखा देते हैं, कॉमन एलिमेंट को इक्वल दिखा देते हैं। तो इंप्लाइज दैट ai पावर 5 इक्वल टू ai स्क्वायर भी कर सकते हैं। थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, इनको लेफ्ट साइड ले लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, ai पावर 5 माइनस ai स्क्वायर इक्वल 0 बनेगा। और थोड़ा ध्यान से देखिए, इनको हम क्या लिख सकते हैं, ai पावर 2 जो है आप कॉमन कर लीजिए, तो बचा क्या, ai पावर 3 माइनस 1 बचा इक्वल 0। यहाँ से क्या हो गया, 2ai आपका 0 हो गया, है ना। यहाँ से क्या बन गया, ai इक्वल टू 0 0 बन गया ना। तो मेरा रेखी 0 लिखते हैं क्योंकि एडिट करने से कोई मतलब नहीं। फिर यहाँ से क्या मिलेगा, ai इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहाँ से यहाँ पे देखिए ai पावर 3 इक्वल टू क्या है, यह बन जाएगा -1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बन गया, ai पावर 3 इक्वल टू 1, तो ai इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 1। तो क्यूब रूट ऑफ 1 को हम सब लोग क्या लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं ai इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है ना, होता है ना। तो यहाँ से क्या मिल गया, अब आपको मिल गया, इसकी 3 वैल्यू कौन कौन सी वैल्यू हो गई, आई की 0 1 हो गया, ओमेगा हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए तो हमको ai के 4 वैल्यू मिल गई, मिल गई नहीं मिल गई, कितनी वैल्यू मिल गई ai की, ai इक्वल टू 0 हो गया, 1 हो गया, ओमेगा हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो अगर हम इसे मैट्रिक्स बनाने का प्रयास करें तो आप देखिए, जैसे हमने बताया था कि डायगोनल मैट्रिक्स अगर दिया गया है तो उसमें पॉसिबिलिटी मतलब ये हो गया कि नॉन ट्रिवियल एंट्रीज क्या होती है, वो रियल होती है। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं 0 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, उसमें 0 के लिए मतलब a के लिए कितने ऑप्शन बन जाएंगे, मतलब हम 0 0 कितनी बार बना सकते हैं, कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं, n टाइम बना सकते हैं, है ना। मतलब जो आपकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, हर एक के लिए क्या बन जाएगी, 4 ऑप्शन बन जाएगा। थोड़ा सा हम ये बगल में लिख देते हैं, एज each ai have 4 ऑप्शन, है ना। मतलब जितने भी ai आए हैं सबके पास कितने ऑप्शन हैं, ईच के पास मतलब प्रत्येक के पास। अगर हम एक की बात करते हैं, एक ai, तो उसके लिए भी 4 ऑप्शन, मतलब a1 के लिए भी 4 ऑप्शन, a2 के लिए भी 4 ऑप्शन, a3 के लिए भी 4 ऑप्शन, ऐसे डॉट डॉट an के लिए भी क्या हो जाएगा 4 ऑप्शन। ऐसे डॉट डॉट अगर हम कहाँ तक जाएंगे, n टाइम्स तक जाएंगे, तो n टाइम्स तक कितना हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, सो नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ए इज कितना बन जाएगा, 4 4 4 डॉट डॉट कहाँ तक, n टाइम्स तक, है कि नहीं। अरे भाई देखिए, हमने a1 लिया, a1 के लिए 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, ओमेगा भी रख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर भी रख सकते हैं, ओके। a2 के लिया
जीरो भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, ओमेगा रख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर रख सकते हैं। इसका मतलब हर A1 के लिए, A2 के लिए, A3 के लिए, सब के लिए कितने ऑप्शन है हमारे पास? 4 ऑप्शन है नहीं? 4 ऑप्शन है ना। और ये चार ऑप्शन कहाँ तक रिपीट कर रहा है? n तक रिपीट कर रहा है। तो जब हर एलिमेंट के पास 4 ऑप्शन है और वो एलिमेंट कितने हैं? n है, तो टोटल नंबर ऑफ दी ऑप्शन कितने बन जाएंगे? कितने नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएंगे? 4 की पावर n बन जाएगा। सही है कि नहीं? समझ रहे हैं कैसे हो गया? तो नंबर ऑफ ऑप्शन कितने बने? कितने नंबर ऑफ मैट्रिसेस बन गए आपके? A1 के लिए 4 ऑप्शन, A2 के लिए 4 ऑप्शन, A3 के लिए 4 ऑप्शन, डॉट डॉट AN के लिए 4 ऑप्शन। तो सब के लिए 4 ऑप्शन है और हमारी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है? n ऑर्डर की है। तो जब हम 4 को n टाइम तक ले जाएंगे तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने बन जाएंगे आपके? 4 पावर n बन जाएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? आगे चला जाए। अब देखिए, तो यहाँ तो बात जो हो रही थी, जैसे मान लेते हैं कि मैट्रिक्स में कोई फील्ड नहीं दिया था, मतलब फील्ड अगर नहीं दिया था तो हम सब लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फील्ड मान के चल गए। अगर यहीं पे क्या कर देता, आपकी जो फील्ड थी उसी फील्ड में कॉम्प्लेक्स जहाँ पे एक छोटा सा नोटेशन दे देता, रियल फील्ड की बात कर देता, है ना? क्या कर देता? इन रियल, मतलब रियल फील्ड में बताइए कि कितने मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स पॉसिबल हैं, बना सकते हैं। तो आप क्या करोगे? कुछ सोच के बताओ। अगर यहीं पे क्या कर दे तो आपका आंसर तो हो गया, लेकिन अगर यहीं पे क्या कर दे, कह दे हाउ मेनी रियल डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n which satisfy the a की पावर 5 और इक्वल टू a स्क्वायर, कितने बन जाएंगे? थोड़ा सोच के बताओ। देखो, तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहले तो हम कहाँ थे? कॉम्प्लेक्स में थे, मतलब कोई फील्ड नहीं दिया था, कॉम्प्लेक्स ले लिए थे। लेकिन अब यहाँ पे जब कह दिया है रियल फील्ड लेना है, तो रियल फील्ड में ये दोनों तो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, इन दोनों को क्या कर देंगे? हटा देंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो तो हमको लेना नहीं है, चल रहे हैं रियल फील्ड में। अब हमारे पास ईच AI के लिए कितने ऑप्शन हैं? 2 ऑप्शन, 2 ही तो बचे। A1 के लिए 0 1 2 ऑप्शन, A2 के लिए भी 2 ऑप्शन, A3 के लिए भी 2 ऑप्शन। तो यहाँ पे ईच AI के लिए कितने ऑप्शन हो जाएंगे? 2 ऑप्शन हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस कितने बन जाएंगे? अब यहाँ पे जहाँ पे 4 था, अब वहीं पे क्या हो जाएगा? सबके लिए 2 ऑप्शन बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मैट्रिसेस? 2 की पावर n हो जाएगा। ठीक समझ गए ना? एक कॉम्प्लेक्स फील्ड के लिए हो गया और एक आपका क्या हो गया? रियल फील्ड के लिए हो गया। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे होता है। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर आपको डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है तो वो कैसे होता है? तो पहले हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट को लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास भी डायगोनल मैट्रिक्स दिया गया है, डी है आपका, n ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है। D1 0 0 डॉट डॉट 0 0 D2 0 डॉट डॉट 0 0 0 D3 डॉट डॉट 0 और थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसको, 0 0 0 डॉट डॉट, यहाँ क्या बन गया? मान लेते हैं ये आपका n बाई n ऑर्डर का क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। और एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेते हैं A इक्वल दिया है आपका A11 A12 A13 डॉट डॉट A1n A21 A22 A23 डॉट डॉट A2n और A31 A32 A33 डॉट डॉट A3n,
ऐसे आगे की बात करें तो क्या बन जाएगा an1 an2 an3 डॉट डॉट an। ये क्या हो गया आपका एक स्क्वायर या ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। ठीक, अब हमको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। एक बार हम प्री मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार हम पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी लिख देते हैं प्री मल्टीप्लाई। प्री मीन्स होता है पहले, किससे कर रहे हैं, बाई डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हम क्या कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लाई कर। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, डी ए को अगर हम निकालना चाहें, ध्यान से देखो, ये पहला रो उठेगा और पहले कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। तो जब पहला रो जाके पहले कॉलम में मल्टीप्लाई होगा तो D1 A11 बनेगा, फिर ये सबको क्या कर देगा 0, मतलब पहला क्या बन गया आपका D1 A11। वैसे दूसरा रो लीजिए, दूसरा रो पहले कॉलम में गया, इसको 0 किया, इसके साथ क्या मिल गया D2 A21। ऐसे ही तीसरा रो लेंगे, पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा D3 A31 बनेगा। अब आगे आप डॉट डॉट बता सकते हो क्या हो जाएगा DN AN1 बनेगा। अगले की बात करते हैं, अगला क्या हो जाएगा, फिर से इस रो को लीजिए आप। इस रो को जब आप क्या करेंगे, पहले कॉलम में मल्टीप्लाई, दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा D1 A12। बाकी सारे 0 बन जाएंगे, 0 से इंटू करके। दूसरा रो लीजिए, दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, ये क्या हो जाएगा D2 A22 हो गया। नेक्स्ट D3 A32 हो गया, डॉट डॉट DN AN2 हो गया। नेक्स्ट अब अगला कॉलम लीजिए, अगला कॉलम जब मल्टीप्लाई होगा तो D1 A13 हो गया, अगला D2 A23 हो गया, D3 A33 हो गया, डॉट डॉट DN AN3 हो गया। ऐसे ही जब लास्ट वाली बात करेंगे तो लास्ट पर जब जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा D1 A1N, फिर अगले वाले में क्या हो जाएगा D2 A2N, ऐसे इसमें क्या हो जाएगा D3 A3N, डॉट डॉट DN ANN बन जाएगा। तो जरा इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए, शायद आपको कुछ पकड़ में मिल जाए। यहाँ से हमको देखिए क्या मिल रहा है कि जब हम प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स से, तो उसमें क्या हो रहा है कि डायगोनल का जो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट अगर लेते हैं तो वो पहले रो में मल्टीप्लाई हुआ, ये फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई हुआ। दूसरे में अगर बात करते हैं, दूसरे में दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ, तीसरे में क्या हुआ, तीसरे से मल्टीप्लाई हुआ, और लास्ट में n में क्या हुआ, n से मल्टीप्लाई हुआ, मतलब dn से मल्टीप्लाई हुआ, है ना। तो अगर आपको कह दिया जाए किसी डायगोनल मैट्रिक्स को किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो हम सबको कुछ नहीं करना है, उस एलिमेंट को उठाएंगे और रो में मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। मतलब इसको उठाए, पहले रो मल्टीप्लाई कर दिए, दूसरे को उठाए फिर मल्टीप्लाई कर दिए दूसरे रो में, तीसरे को उठाए तीसरे रो में मल्टीप्लाई कर दिए, ऐसे डॉट डॉट। जब लास्ट को उठाएंगे तो लास्ट वाले रो में मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब आपको बार बार रो कॉलम नहीं करना, आप क्या करेंगे डायरेक्ट वहां से निकाल सकते हैं। यहाँ हमको ये समझ में है कि अगर हम प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स में, तो प्री मल्टीप्लाई करने में क्या हो रहा है कि जो हमारा डायगोनल एलिमेंट है वो क्या हो रहा है, रो में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक, अब अगर हम पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, अब इसी पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो पोस्ट अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये रन करेगा, इसमें रो लेंगे तो इसमें क्या लेंगे, कॉलम लेंगे, है ना। चलिए हम पहले डायगोनल को यहाँ से जितने डायगोनल एलिमेंट है उन्हीं को हटा देते हैं, क्योंकि बाकी तो रहेंगे। ये हो गया आपका डायगोनल एलिमेंट। जरा ध्यान से देखिए तो इसमें हमको क्या मिलने वाला है अगर हम पोस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो था आपका प्री से मल्टीप्लाई,
पोस्ट मल्टीप्लाई, तो पोस्ट मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, एडी बनेगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहला रो ले रहे हैं, पहला रो लिए, पहले कॉलम में इंटू करना है। A11 कहाँ जाएगा, D1 के पास, फिर A12 कहाँ जाएगा, 0 के पास जाएगा, फिर उसके बाद A13 कहाँ जाएगा, 0 के पास। ऐसे डॉट डॉट सारे एलिमेंट कहाँ जाएंगे, 0 के पास। इसका मतलब जो पहला एलिमेंट आपका होगा उसके साथ मल्टीप्लाई किसका होगा, D1। ठीक, अब दूसरे रो को उठा के देखिए, जब हम दूसरे रो को लेंगे तो A21 मल्टीप्लाई होगा, इसमें होगा ना, तो D1 A21 बनेगा। फिर उसके बाद A22 कहाँ मल्टीप्लाई होगा, 0 से। A23 कहाँ मल्टीप्लाई होगा, 0 से। मतलब अगला सारा जितना एलिमेंट है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया आपका, D1 हो। ठीक, नेक्स्ट अब इस रो को लेंगे, इस कॉलम को लेंगे, तो A31 किससे मल्टीप्लाई होगा, D1 से। A32 किससे होगा, 0 से, बाकी सब 0 हो गया। A31 भी क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा। ऐसे हम लास्ट रो को लेंगे तो AN1 किससे मल्टीप्लाई होगा, D1 से, लीजिए D1 हो गया। बाकी सारे क्या हो जाएंगे इससे मिलके, 0 बन जाएंगे। और अगला देख लेते हैं, अब इस रो को अगले कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, A11 0 से मल्टीप्लाई हुआ, 0 हो गया। A12 किससे मल्टीप्लाई हुआ, D2 से, तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, D2 मिल गया, है ना, क्योंकि आगे के एलिमेंट क्या बना देगा, इसको 0 बना देगा। ऐसे ही इस रो को लीजिए आप, इस रो को लेंगे, A21 इंटू 0 0 हो गया, A22 इंटू D2 D2 हो गया यहाँ पे, फिर A23 इंटू 0 0 हो गया, अगला वाला भी 0 हो गया। ऐसे इनकी बात करेंगे, A31 इंटू 0 0 बन गया, A32 इंटू D2, लीजिए यहाँ पे D2 आ गया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या मिल रहा है, जो चीज पहले रो में होता था अब वही भी क्या होने लगा है, कॉलम में होने लगा। ऐसे बन जाएगा ये, यहाँ भी क्या हो जाएगा, DN 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 DN, है ना। तो पहले हम चलो जब प्री मल्टीप्लाई करते थे तो प्री मल्टीप्लाई में क्या होता था, डायगोनल के जितने भी एलिमेंट थे वो क्या होते थे, रो में मल्टीप्लाई होते चले जाते थे। लेकिन जब हम पोस्ट मल्टीप्लाई किए तो पोस्ट मल्टीप्लाई में क्या हुआ कि डायगोनल के एलिमेंट जो होंगे वो रो में मल्टीप्लाई, सॉरी कॉलम में मल्टीप्लाई होते चले गए। कहने मतलब ये हो गया कि अगर हम प्री मल्टीप्लाई करते हैं, प्री मल्टीप्लाई, तो ये क्या इंप्लाई कर देगा, डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई इन रो, तो क्या हो जाएगा, रो में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब हम पोस्ट की बात करेंगे, मतलब बैक साइड से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, पोस्ट मल्टीप्लाई में जब करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट कैसे मल्टीप्लाई होगा, डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई इन कॉलम, ये कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉलम में हो जाएगा। वही चीज हम आपको समझाना चाहते थे कि अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में हमको मल्टीप्लाई करना है, तो यही ध्यान रखना है कि आप प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर आप प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हर डायगोनल एलिमेंट को उसके रो में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब उनके करस्पॉन्डिंग जो रो होगा उसी में केवल मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। और अगर हम पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो भी डायगोनल एलिमेंट होंगे उनके करस्पॉन्डिंग कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो D1 उठाए प्री के बाद भी तो D1 इसमें भेज देंगे, D2 इसमें भेज देंगे, D3 इसमें कर देंगे, DN इसमें कर देंगे। और जब पोस्ट की बात होगी तो D1 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, D2 इसमें कर देंगे, D3 इसमें और DN इसमें कर देंगे। ठीक, आपको दो मैट्रिक्स का बार बार मल्टीप्लिकेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स फिर स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको चाहे आप नोट करके लिख लीजिएगा जो अभी तक हम सब लोग किए थे, है ना। अभी हम नोट करके आपको लिखा देते हैं। देखिए
प्री, दोनों एक साथ लिखते हैं, प्री या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, प्री मतलब हो गया पहले, पोस्ट मीन्स हो गया बाद में। प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए विद, किसके साथ कर रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, बाई ए डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स मान लेते हो कि आपका डी है, मतलब प्री और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए से कर रहे हैं बाय द डायगोनल मैट्रिक्स डी मल्टीप्लाई, तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई, अगर प्री करते हैं तो प्री कैसे होता था, रो में हो जाता था, और अगर हम पोस्ट करते थे तो क्या हो जाता था, कॉलम में हो जाता था। ये तो भी कैसे आप देखे थे, अगर हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाता है रो में, और अगर हम पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है आपका, कॉलम में हो जाता है, ऑफ ए बाई क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग डायगोनल एलिमेंट, जो करस्पॉन्डिंग डायगोनल एलिमेंट होंगे किसके, ऑफ डी। ठीक, तो हम सब लोग जो किए थे वही चीज यहाँ पे नोट करके आपको लिखा दिया गया है कि जब हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो प्री मल्टीप्लाई करने पर रो में और पोस्ट में मल्टीप्लाई करने पर कॉलम में मल्टीप्लाई हो जाता है। और कहाँ के एलिमेंट होते हैं, वो आपके डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, मतलब उनके करस्पॉन्डिंग जो डायगोनल एलिमेंट होंगे उन्हीं से क्या हो जाएगा, उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब हम सब लोग चलते हैं, एक कंडीशन और है, वो ये है कि कब डायगोनल मैट्रिक्स किसी और मैट्रिक्स से कम्यूट करता है, किस कंडीशन में कम्यूट करता है। तो बात होती है कम्यूट करने की, तो कम्यूटेटिव कंडीशन भी हमने आपको कल बताया था। दो मैट्रिक्स कब कम्यूट करते हैं, जब ए बी मान लो दो मैट्रिक्स है, वो क्या हो जाए, ए बी का प्रोडक्ट क्या हो जाए, बी ए की इक्वल हो जाए, तो उसको हम सब लोग क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव मैट्रिक्स, है ना। कम्यूटेटिव मतलब ये हो गया कि आपस में क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं, जिसको हम सब लोग हिंदी में कहते हैं क्रम विनिमय। क्रम विनिमय मतलब हो गया अपने क्रम का विनिमय कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे में क्या करते हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। अगर एंटी कम्यूट करता है तो एंटी कम्यूट के लिए क्या बताया गया था, ए बी इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस बी ए हो जाता है। मतलब यहाँ पे क्या है, कम्यूट के बजाय एंटी करता है, मतलब ये हो गया कि अपने प्लेस जब इंटरचेंज करता है तो उसमें साइन भी क्या कर देता है, चेंज कर देता है, तो वो आपका होता है एंटी कम्यूट, है ना। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि दो मैट्रिक्स कब कम्यूट करते हैं, दो डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी एक डायगोनल मैट्रिक्स और एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर उसको कम्यूट करना है तो किस कंडीशन में कम्यूट करता है। तो देखिए, जैसे मान लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स है डी, कैसा है ये, D1 D2 D3 डॉट डॉट मान लीजिए DI हो गया, यहाँ पे क्या हो गया DN हो गया, n ऑर्डर का मान के चलते। और एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है A, वो कैसा है AIJ, वो n ऑर्डर का मैट्रिक्स, ठीक। अब हमको क्या करना है, इनको कम्यूट कराना है ना। तो जब हम क्या करेंगे, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इनका क्या करेंगे, DA निकालेंगे। तो जब DA निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी हमने आपको बताया था जब हम प्री मल्टीप्लाई करते हैं तो कहाँ जाके मल्टीप्लाई होता है, रो में होता है। ये पहला वाला जो आपका DI है कहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, रो में मल्टीप्लाई होगा, मतलब DI किस में हो जाएगा, मान लेते हैं AIJ था, इसमें मल्टीप्लाई। और जब हम DA निकालेंगे, सॉरी AD निकालेंगे, तो AD में क्या होता था, पोस्ट मल्टीप्लाई होता था जब, तो पोस्ट मल्टीप्लाई में क्या होता था, कॉलम में मल्टीप्लाई होता था। तो मान लेते हैं इसके लिए क्या हो गया है, आपका DJ बन गया, जब हम क्या करते हैं बैक साइड से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर ये आपस में क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं, मतलब DA क्या है, वो AD के इक्वल है,
तो अगर डी ए डी के इक्वल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ए आई जे डी आई इक्वल टू ए आई जे, ये हो जाएगा डी ए। ये तो चेंज होगा नहीं, ये तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, ये थोड़ा चेंज होंगे, ये तो वही रहेंगे। तो अब देखिए ये तो दोनों सेम है, तो हमको क्या मिला, डी आई इक्वल टू डी जे मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमको क्या करना है, दो मैट्रिक्स को, अगर डायगोनल मैट्रिक्स को क्या कराना है, किसी के साथ कम्यूट कराना है, तो जो डायगोनल एंट्रीज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मतलब अगर हाँ D1 है तो भी क्या होना चाहिए, D2 के इक्वल होना चाहिए, D3 D4 इक्वल होना चाहिए। मतलब ये सारे एंट्रीज क्या होनी चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए। तब क्या हो जाएगा कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो क्या कर जाएगा, आपका कम्यूट कर जाएगा। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। ये तो होगी आपकी कम्यूट वाली बात कि कब दो मैट्रिक्स एक दूसरे में कम्यूट करते हैं, है ना। अब बात करते हैं हम सब लोग अगले की, स्केलर मैट्रिक्स। तो समझ लेना जो भी हमने बताया है, डायगोनल मैट्रिक्स कब कम्यूट करेगा किसी के साथ, जब उसकी सारी एंट्रीज क्या हो जाए, सेम हो जाए। जब सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, वो किसी भी मैट्रिक्स के साथ कम्यूट कर सकता है ना। तो अगला है आपका स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, अब स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो बिल्कुल डायगोनल जैसा ये भी है। मतलब ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज सेम हो जाए तो उसको हम सब लोग क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है ए आई जे, इस टाइप का है, ये एन ऑर्डर का। ये कब आपका स्केलर मैट्रिक्स बनेगा, जब ए आई जे आपका क्या हो जाए, सेम हो जाए। सेम होने का मतलब हो गया कोई फिक्स कांस्टेंट आए, है ना, ये इक्वल टू के हो जाए। व्हेन कब होगा, जब आई इक्वल टू क्या हो जाए, जे हो जाए, और ए आई जे हमारा क्या बन जाए, जीरो हो जाए। ये कब होगा, जब आई नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए। इन्हीं को हम सब लोग क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिनके डायगोनल के जो एलिमेंट हैं वो क्या हो जाएं, कांस्टेंट हो जाएं। तो अगर डायगोनल के एलिमेंट कांस्टेंट हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, आपका स्केलर मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, जैसे एक स्केलर मैट्रिक्स लेके चलते हैं। मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स ए है आपका, ए 0 0 0 ए 0 0 0 ए। ये आपको क्या है, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो ये क्या है आपका, अगर देखा जाए तो इसके डायगोनल के एलिमेंट क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कोई फिक्स नंबर है। अगर फिक्स नंबर है तो इसको हम सब लोग क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, है ना। ये हो गया हमारा स्केलर मैट्रिक्स। अब बात होती है इसकी प्रॉपर्टीज की, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, और एक छोटा सा नोटेशन बात कर लेते हैं। तो जैसे हमने पीछे बताया था कि डायगोनल मैट्रिक्स का नोटेशन कैसे होता है, इनको हम कैसे राइट करते हैं, तो इसे यहाँ भी हम आपको बताते हैं स्केलर का नोटेशन कैसे होगा। अगर इनको हमको लिखना होगा तो इनको हम सब लोग कैसे लिखेंगे, डायग मतलब डायगोनल ऑफ, यहाँ पे क्या कर देंगे, ए कहाँ तक, n टाइम्स। तो ये क्या हो जाता है, क्या नोटेशन हो जाता है। या जैसे अपने हमने यहाँ पे के लिखा है तो आप यहाँ के लिख दीजिए, क्योंकि जो n ऑर्डर में हमने डिफाइन किया है के से किया है, कि हम ये आपका के मतलब कोई फिक्स वैल्यू होनी चाहिए। वो फिक्स वैल्यू जब बार बार रिपीट होती है तो ही हमारा क्या बन जाता है, स्केलर मैट्रिक्स बन जाता है। इसको हम सब लोग क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। कितने का, ऑफ ऑर्डर n। ये क्या हो गया, n ऑर्डर का क्या बन गया, आपका स्केलर मैट्रिक्स बन गया। और इसी वक्त एक बात और कर लेते हैं। अगर इसमें पूछ ले कि स्केलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होते हैं, तो अगर इसमें बात किया जाए इसकी, तो पहले इनको हम n ऑर्डर में एक्सप्रेस कर देते हैं। तो n ऑर्डर में अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, k
0 0 0 0 0 k 0 डॉट डॉट 0 0 0 k डॉट डॉट 0, ऐसे लास्ट में अगर लिखना हो तो 0 0 0, ये क्या बन जाएगा k, ये आपका n बाई n ऑर्डर का हो गया। अब इसमें कितनी एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो आप जरा ध्यान से देखिए इनको डायगोनल को, तो कितनी इसमें एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो देख तो एक ही रहा है, तो जब एक ही है तो इसका कितना हो जाएगा एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, 1 ही हो जाएगा। तो अगला चाहे नोट करके लिख दीजिएगा, इसमें एक नोट आपका ये हो गया, दूसरा नोट आपका हो जाएगा नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल इंट्रीज, नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल ऑफ ए स्केलर मैट्रिक्स, इसमें कितने नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज होंगी, 1 होगी। इन्हीं को नॉन ट्रिवियल कौन से लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये तो कहा जाता था। तो चाहे आप इनको क्या लिखें, नॉन ट्रिवियल एंट्रीज लिखें, चाहे हमको आप लिख दीजिए एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये दोनों क्या हो जाते हैं आपके स्केलर मैट्रिक्स में 1 आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही नंबर होता है जो बार बार क्या करता है, या एक ही कांस्टेंट होता है जो बार बार रिपीट करता है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी हो जाएंगी, वो 1 हो जाती है। ठीक है, चलो अब हम सब लोग चलते हैं आगे अगले कॉन्सेप्ट में। अगला है, क्या ये स्केलर मैट्रिक्स जो है कम्यूट करता है, तो अभी हम सब लोग डायगोनल में कंडीशन पढ़े थे, डायगोनल मैट्रिक्स कब कम्यूट करता है, अभी उसको हमने करके भी दिखाया था। डायगोनल मैट्रिक्स तभी कम्यूट कर सकते हैं किसी मैट्रिक्स के साथ जब उनके डायगोनल की सारी एंट्रीज क्या हो जाएं, सेम हो जाए। तो अगर किसी डायगोनल मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज सेम हो जाएंगी तो आपका स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा, है ना। तो अगर स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा तब तो दौड़ क्यों कम्यूट करेगा, इसका मतलब ये हो गया कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स कैन बी कम्यूट विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब क्या करेगा, जो भी आपका स्केलर मैट्रिक्स होगा वो सब के साथ कम्यूट करेगा, कोई ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा जिसके साथ आपका स्केलर मैट्रिक्स कम्यूट ना करे, है ना। इसी को हम सब लोग कॉन्सेप्ट में लिख लेते हैं, पहले आपको दिखा देते हैं कि देखो कम्यूट कर रहा है नहीं कर रहा है। जैसे आपका हो गया स्केलर मैट्रिक्स में मान लेते हैं दिया है, चलिए ए इक्वल टू लिख लेते हैं ए इक्वल टू, स्केलर मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, इसके डायगोनल के सारे एंट्री सेम होती हैं, ऐसे लिखते चले जाओ आप, ठीक। और एक हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बी इक्वल टू कर देते हैं, बी इक्वल टू मान लेते हैं बी आई जे, बार बार ए आई जे लिखते थे, अब हम क्या कर देते हैं बी लिख चलते हैं। अब इनको हम कम्यूट कराते हैं, जरा कम्यूट कराइए। जब ए को हम क्या करेंगे, बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये के कहाँ जाएगा, इसी के साथ इनटू हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका के टाइम्स ऑफ बी आई जे हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और इसको चाहे आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इनको क्या लिख सकते हो, बी आई जे इंटू के भी लिख सकते हो, कर सकते हैं। या फिर इनको हम बाहर भी निकाल सकते हैं, तो जब हम बाहर निकालेंगे इनको हम क्या लिख सकते हैं, बी आई जे इंटू ये क्या बन जाएगा आपका डायगोनल ऑफ की डॉट डॉट कहाँ तक, ई तक। ये भी और थोड़ा लिखना चाहते हो तो ये हमारा क्या है, बी है, और ये हमारा क्या है, ए है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा ए बी था, ए बी जो हमने प्रोडक्ट करने के लाया था वो हमारा क्या हो गया, बी ए के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों मैट्रिक्स क्या कर रहे हैं, आपस में कम्यूट कर रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स कैन बी कम्यूट विद ईच स्क्वायर मैट्रिक्स।
ये सारे क्या कर सकते हैं, सारे जितने भी हैं उस सब के साथ, जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे उस सब के साथ कम्यूट करेंगे। ठीक, समझ में आ गया? शायद कोई डाउट नहीं होगा। चलिए फिर आगे तब करते हैं। चलो, ये हो गया आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब दो स्केलर मैट्रिक्स कैसे कम्यूट कर दे। चलिए हम आपको लिखा भी देते हैं, लिख लो, नोट करके लिख लीजिएगा। इफ एस इक्वल टू डायगोनल ऑफ के 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 डॉट डॉट के, समझ रहे हैं ना ये क्या है आपका? अगर डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम हो जाए तो क्या बन जाएगा, स्केलर हो जाएगा। एंड ए इक्वल मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल कितना है, ए आई जे सेम ऑर्डर एन बाई एन, देन तब क्या हो जाएगा, एस ए इक्वल टू ए एस इक्वल टू ए। ये चीज जो हम सब लोग किए थे वही चीज है यहाँ। ठीक, मतलब चाहे ऐसे करो, चाहे एस करो, चाहे के करो, दोनों का जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, सेम हो जाता है। ओके, ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई डायगोनल मैट्रिक्स की। और एक बात इसमें थी, अगला नोट करके एक नोट और बना लीजिएगा। मान लो ये हो गया। दूसरा जो हमने लिखा है इसी को कॉन्सेप्ट में लिख देते हैं। स्केलर मैट्रिक्स कम्यूट विथ ईच स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब जो हमारा स्केलर मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, वो सब के साथ मल्टीप्लाई कर होता है, सबके साथ क्या कर जाता है, कम्यूट कर जाता है। ये हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स कम्यूट विथ ईच स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ, एक चीज यहाँ पे और जोड़ना था, ऑफ इट्स आर्डर, मतलब दोनों का आर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑफ इट्स आर्डर, नहीं तो दोनों का अगर आर्डर डिफरेंट हो गया तो कम्यूट कहाँ से करेगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा नोट हो गया, है ना। अब उसके बाद हम सब लोग चलते हैं अगले पे। अगला हमारा जो मैट्रिक्स है अगले टाइप का वो हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, जैसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स को थोड़ा सा मॉडिफाई किए थे तो स्केलर मैट्रिक्स बना था। अब स्केलर मैट्रिक्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो अगला हो जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ऐसे स्केलर मैट्रिक्स जिनके डायगोनल की सारी एंट्रीज 1 हो जाएं, वो हो जाता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब डायगोनल में हम तो लोग क्या कर देते हैं, उसके सारे एंट्रीज को सेम कर देते थे। जब सारे एंट्रीज को सेम करते थे तो वहाँ पे आपका स्केलर बनता था। अब यहाँ पे स्केलर में क्या कर रहे हैं, सारे एंट्रीज को 1 कर दे रहे हैं। तो जब सारे एंट्रीज को क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, तो वो आपको क्या हो जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है। जैसे इनका रिप्रेजेंटेशन जैसे हमको करना है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो आई से होता है, इनको हम कैपिटल आई लिखते हैं। ठीक है, ये इनका क्या हो जाता है, नोटेशन होता है। अब जैसे हमको दिखाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये ए है, कोई मैट्रिक्स है ए आई जे एन बाई एन ऑर्डर का। इनको हम डिफाइन कैसे करेंगे, ये तब हमारा आइडेंटिटी होगा जब ए आई जे इक्वल क्या बन जाए, 1 हो जाए। कब 1 हो जाए, जब i इक्वल टू जे हो जाए। और दूसरा क्या है, ए आई जे इक्वल टू 0 हो जाए, ये तब होगा जब आपका i नॉट इक्वल टू जे हो जाए। इसको हम सब लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, है ना। ये तो होता था डायगोनल में, क्या होता था, नॉट इक्वल टू 0 हो जाता था। स्केलर में क्या होता था, ये में के हो जाता था। और आइडेंटिटी में क्या हो गया, यहाँ पे 1। ठीक, अब जैसे इसमें पूछ ले इनका हम कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में दिखाते हैं, तो देखो कैसे दिखाया जाता है। इसमें होता क्या है कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सबको क्या कर देना है, 0 कर देना।
जीरो, तो ये क्या बन जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। कितने ऑर्डर का है ये ऑर्डर। ठीक, अब इसमें पूछा जाए कितने एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, तो एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो आपको बराबर एक ही दिख रहा है, एक ही है ना, तो कितना हो जाएगा एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये हो जाएगा 1, और ये फिक्स नंबर होता है, इसलिए कहेंगे एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1 मतलब 1 नंबर में भी 1 होगा और वो नोटेशन में भी क्या होगा 1 ही होगा। ठीक है, और एक बात करना था, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, मतलब कम्यूट कर देता है, मल्टीप्लाई करना सॉरी। तो इसका भी एक छोटा सा नोट करके लिखिएगा, नोट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स commute with each square matrix of its order। ठीक है ना, वो भी क्या करेगा, जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे सबके साथ क्या करेगा, वो कम्यूट करेगा। कब कम्यूट करेगा, जब उन दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम हो जाएगा। और इसमें एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको बताइए कि ये कितने होते हैं, इसमें भी आपको कितने दिख रहे हैं, 1 दिख रहे हैं, इसलिए इनके भी नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अब हम चलो बात करते हैं अगली टाइप की मैट्रिक्स की। अगली टाइप की मैट्रिक्स है हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो अगला बन जाएगा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका हम सब लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर दें, तो स्क्वायर करने के बाद वही मैट्रिक्स फिर से रिवाइज किया जाए तो उसको हम सब लोग क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, मतलब ऐसी मैट्रिक्स अगर उसका स्क्वायर कर दिया जाए, जैसे ए का स्क्वायर कर दें, वही मैट्रिक्स हमको फिर से मिल जाए, मतलब वही मैट्रिक्स रिपीट कर जाए, तो उसको हम सब लोग क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कह सकते हैं। इनकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो वो हमारा क्या बन जाता है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है ना, इसी की डेफिनेशन लिखना चाहते हो कैसे लिखोगे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स of order n is said to be idempotent matrix if ये क्या हो जाए, ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो जाए। ठीक, तो उसको हम सब लोग क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो अब इस कॉन्सेप्ट को यहीं पे हम एंड करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को कल हम फिर प्रोसीड करेंगे। यहाँ तक अगर कोई आप सबको कंफ्यूजन होगा या कोई प्रॉब्लम होगा तो आप सब लोग को हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करेंगे। और जहाँ तक हमको आशा है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप जरूर पूछिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।